हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू नूर लिटरेचर नेस्ट। आज हम पढ़ेंगे वंदना शिवा का लेसन एवरीथिंग आई नीड टू नो आई लर्नड इन द फॉरेस्ट। ये लेसन हमें सिखाता है कि नेचर सिर्फ जंगल नहीं बल्कि एक टीचर है जो हमें पेशेंस, बैलेंस और लाइफ की रियल वैल्यू सिखाता है। चलिए शुरू करते हैं। इस लेसन के पहले पैराग्राफ में वंदना शिवा अपनी इकोलॉजिकल जर्नी के बारे में बता रही हैं। इकोलॉजिकल जर्नी का मतलब है कि नेचर के साथ रिश्ता बनाना और उसको समझना और नेचर के साथ अपना सफ़र शुरू करना। वंदना शिवा कह रही हैं कि उनकी इकोलॉजिकल जर्नी हिमालय के जंगलों से शुरू हुई थी। इनके बाप फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे। फॉरेस्ट कंजर्वेटर का मतलब कि जंगलों की हिफाजत करने वाले। और इनकी माँ एक किसान थी, एक फार्मर थी। जब से इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था वो हिमालय के जंगलों में रह रहे थे। नैना शिवा कह रही हैं कि उन्हें अब जितनी भी नॉलेज है पेड़ पौधों के बारे में वो सब उन्हें हिमालय के फॉरेस्ट से मिली है। और उनकी माँ जो कि ऐसे गाने गाया करती थी, ऐसे पोएम्स गाया करती थी जो कि मदर अर्थ के बारे में, नेचर के बारे में, कुदरत के बारे में हुआ करती थी। और इंडिया के फॉरेस्ट सिविलाइजेशन के बारे में। इंडिया फॉरेस्ट सिविलाइजेशन का मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो फॉरेस्ट के रिसोर्स पर डिपेंड रहती थी। एक ऐसी सोसाइटी जो जंगलों की चीज़ों पर अपनी ज़िंदगी गुजारती थी और अपनी लाइफ नेचर के साथ बैलेंस में बना के चलती थी। यहाँ के लोग जंगल से खाना, दवाइयाँ, लकड़ी, पानी लेते थे और नेचर को रिस्पेक्ट करते थे। पुराने ज़माने के ट्राइबल लोग, ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो जंगल में रहती थी, जंगल की हिफाजत करती थी, इनको कहते हैं इंडियाज़ फॉरेस्ट सिविलाइजेशन। इस पेज के पहले पैराग्राफ में वंदना शिवा कह रही हैं कि उनका इन्वॉल्वमेंट, उनका इंटरेस्ट कॉन्टेम्परेरी इकोलॉजी मोमेंट, जिसका मतलब है कि आज के वक्त के एनवायरनमेंट को बचाने और प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आंदोलन किए जाते हैं, जो भी मूवमेंट किए जाते हैं, उनमें इनका इंटरेस्ट चिपको मोमेंट से शुरू हुआ। चिपको मोमेंट की शुरुआत सबसे पहले 1970 में कुछ किसान औरतों ने की थी घरवाल रीजन से। उस वक्त जंगल का बहुत बड़ा हिस्सा काटा गया था जिसकी वजह से गांव में लैंडस्लाइड्स हुए थे, बाढ़ आई थी, फ्लड्स आए थे, पानी की कमी हो गई थी, जानवरों के लिए खाने को खाना नहीं था और जलाने के लिए ईंधन, फ्यूल, लकड़ियां नहीं थी। औरतें एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि ये सारी चीजें अपने घर वालों को प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि पीने का पानी वो घड़ों में भरकर लाती हैं, जानवरों को चराती हैं और खाना बनाती हैं। तो औरतों को ये चीज़ें लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ रहा था जब उनके आसपास का जंगल काटा गया था। और दूर से पानी लाना, लकड़ियाँ इकट्ठा करना और चूल्हा जलाना, को चराने के लिए दूर दूर लेकर जाना, ये औरतों के लिए दिन ब दिन बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। इस पेज के फोर्थ पैराग्राफ में वंदना शिवा कह रही हैं कि औरतों को जंगल की असल अहमियत के बारे में पता है। उन्हें टिम्बर के बारे में पता है जो कि उन्हें मरे हुए पेड़ों से मिलता है। उन्हें झरनों के बारे में, उन्हें फव्वारों के बारे में, उन्हें जानवरों के खाने के बारे में और अपने चूल्हों की लकड़ियों के बारे में पता है, जो इन सब की वो चिंता करती हैं और इन सबको जमा करती हैं। चिपको मोमेंट में औरतों ने ये डिसाइड किया कि वो जाकर हर एक पेड़ को गले से लगाकर ठहर जाएंगी, ताकि जब पेड़ काटने वाले पेड़ काटने के लिए आएंगे तो वो ये कहेंगे कि पेड़ को काटने से पहले हमको काट दो। तो औरतों ने बिल्कुल ऐसे ही किया। पेड़ के पास गए और सारे पेड़ों को गले लगाकर ठहर गए। पेड़ के आजू बाजू सर्कल बनाकर ठहर गए और अपने दोनों हाथों को खोलकर पेड़ को बाहों में भर लिया। उसके बाद जब जंगल काटने के लिए कुछ लोग आए तो उन्होंने उनसे कहा कि पेड़ को काटने से पहले हमको जान से मार दो। इस तरह 1973 में औरतों ने चिपको मूवमेंट के जरिए पेड़ों को बचा लिया। और औरतें कहती हैं कि ये जो पेड़ हैं, ये जो फूल हैं, ये जंगल जो हमें ठंडा पानी दे रहे हैं, इनको हमें नहीं काटना चाहिए, बल्कि इन्हें तो हमें जिंदा रखना चाहिए। 1973 में वंदना शिवा अपनी पीएचडी करने के लिए कनाडा को जाने वाली थी। तो कनाडा को जाने से पहले वंदना शिवा ने सोचा कि क्यों ना मैं उस जगह पर जाऊं जहां पर मैंने अपना बचपन बिताया है। उन जंगलों में दोबारा से एक बार घूमूं और उन नदियों में दोबारा से तैरूं जहां पर मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। इतना सोचकर वो अपने गांव की तरफ जाती हैं। जब वो जाती है अपने गांव की तरफ तो वो देखती हैं कि अब पहले की तरह हरे भरे जंगल नहीं है। आधे से ज्यादा जंगल का हिस्सा काटा गया है
और अब नदियाँ भी पहले की तरह नहीं बह रही। बड़ी नदी की जगह एक छोटी-सी नाली बह रही है। वंदना शिवा ये डिसाइड करती हैं कि वो अब चिपको मूवमेंट की वॉलंटियर बनेंगी। मतलब चिपको मूवमेंट की एक रज़ाकार बनेंगी, अपनी मर्ज़ी से नेचर को, पेड़ों को, पौधों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी। शिवा को जब भी अपनी पढ़ाई से छुट्टियाँ मिलती, तो हिमालय रीजन को आती और पद यात्रा करती। मतलब कि वो अपने पैरों से चलती, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती और लोगों से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती कि कहाँ से कितने पेड़ कटे हैं, पहले जंगल कितना बड़ा था और अब जंगल कितना छोटा हो चुका है, और लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन देती कि उन्हें भी पेड़ों को बचाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और वो एक फॉरेस्ट एक्टिविस्ट बन गई। इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में वंदना शिवा कह रही हैं कि 1977 आडवाणी विलेज में, जो कि हिमालय के रीजन में ही आता है, वहाँ पर एक औरत रहती थी जिसका नाम था बचनी देवी। उसके हस्बैंड को पेड़ काटने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जब उसे इस बात का पता चला, तो बचनी देवी ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाकर पेड़ों को बचाया था। हुआ कुछ यूँ था कि आडवाणी विलेज की सारी औरतें जंगल की तरफ दिन के वक्त अपने हाथों में जलती हुई लैंटर्न्स पकड़कर चली गई। जब जंगल को काटने के लिए कुछ लोग आए, तो उन्होंने उनके सामने उस जलते हुए लैंटर्न्स को आगे कर दिया। तो उन जंगल काटने वाले लोगों ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? तब उन औरतों ने एक साथ जवाब दिया कि हम तुम्हें सिखाएंगे कि पेड़ पौधे कैसे लगाते हैं, जंगल के बारे में हम तुम्हें सिखाना चाहते हैं। तो तब उनमें से एक आदमी ने बड़े गुस्से से जवाब दिया, तुम पागल औरतें, तुम हमें किस तरह रोकोगी जंगल को काटने से? हमें पता है जंगल की वैल्यू क्या है। तुम क्या जानते हो जंगल के बारे में? जंगल हमें राइजन देता है। राइजन का मतलब है चिपचिपा हुआ गम। और टिम्बर देता है। टिम्बर का मतलब है वो लकड़ी जिसे हम अपना घर बनाने के लिए या फिर फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब औरतों ने ये सब कुछ उस आदमी से सुना, तो उन्होंने एक आवाज में, तो सारी औरतें एक आवाज में गाने लगीं। कोरस का मतलब है कि जब बहुत सारे लोग एक गाना एक आवाज में गाने लगते हैं, औरतें गाने लगती हैं कि फॉरेस्ट के पास क्या है। फॉरेस्ट हमें क्या देता है? फॉरेस्ट हमें देता है मिट्टी, पानी और साफ हवा। मिट्टी, पानी और साफ हवा। इस जमीन पर जो कुछ भी है, जंगल, जानवर, हवा, पानी, हमें इन सबको बचाना है। इस पेज में वंदना शिवा बियॉन्ड मोनोकल्चर्स के बारे में बता रही हैं। मोनोकल्चर्स का मतलब है कि एक जमीन पर एक ही तरह की फसल उगाना, इसको कहते हैं मोनोकल्चर। फॉर एग्जाम्पल, एक खेत है जिसमें सिर्फ गेहूं ही उगाई जा रही है, या तो एक खेत है जिसमें सिर्फ आम के पेड़ ही लगाए गए हैं, इसको कहते हैं मोनोकल्चर। तना शिवा इस पैराग्राफ में कह रही हैं कि जब वो चिपको मूवमेंट के लिए काम कर रही थी, तो उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग तरह के पेड़, पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नेचर को बैलेंस बनाए रखते हैं, इनके बारे में वंदना शिवा ने बहुत कुछ सीखा है। और इनसे जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं, किस तरह इनको पैसे कमाने का ज़रिया बनाएं। वंदना शिवा की ज़िंदगी का अब एक ही मिशन है कि वो नेचर को प्रोटेक्ट करेंगी, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगी, और साथ ही साथ वो ज़रिए जिससे बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल कर कर वंदना शिवा पैसे कमाने का ज़रिया बना रही हैं, उस ज़रिए को हमेशा के लिए वंदना शिवा प्रोटेक्ट करना चाहती हैं। वंदना शिवा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मोनोकल्चर्स ऑफ माइंड। इस बुक में वंदना शिवा कह रही हैं कि जब हम बायोडाइवर्सिटी और उसके काम को समझने में फेल होते हैं, तब नेचर और कल्चर दोनों ही गरीब हो जाते हैं। हम बायोडाइवर्सिटी को ना समझकर जंगलों को ख़त्म कर रहे हैं, जबकि हम ना सिर्फ नेचर बल्कि हम हिंदुस्तानियों का कल्चर भी ख़त्म कर रहे हैं। हम पेड़ पौधों को पूजा करते हैं। 1994 में वंदना शिवा ने अपना एक फार्म स्टार्ट किया था जिसका नाम था नवोदना फार्म। इस फार्म को शुरू करने से पहले 1987 में वंदना शिवा ने एक नवोदना मूवमेंट स्टार्ट किया था। इस मूवमेंट के अंडर वंदना शिवा ने पुराने बीजों को, जिनकी फसल अब खत्म होती जा रही है, ऐसी बीजों को जमा किया, उन्हें संभाल के रखा, किसानों को इंकरेज किया कि वो अपने बीज खुद सेव करें, कंपनी से बीज ना खरीदें। सीड बैंक बनाए जहां लोकल और देसी बीज को स्टोर करके रखा।
फार्मर्स को सिखाया कि बिना केमिकल और बिना हार्मफुल फर्टिलाइजर्स यूज किए कैसे ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की जा सकती है। 1987 के नवोदय मूवमेंट में वंदना शिवा ने बायोडाइवर्सिटी कन्वर्जेशन एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दी, जिसके ज़रिए वंदना शिवा ने बहुत सारे किसानों के साथ काम कर कर 100 सीड बैंक्स बनाई पूरे इंडिया में और 3000 राइस वैरायटीज को सेव किया और बहुत सारे फार्मर्स को हेल्प की कि वो फॉसिल फ्यूल्स और केमिकल को यूज़ करना छोड़ के कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करें जिससे वो नेचुरली पेड़ पौधों को उगा सकें। वंदना शिवा ने किसानों को इनकरेज किया कि वो फॉसिल फ्यूल और केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स इन सबको छोड़कर मिट्टी को फर्टाइल बनाएं। कम्युनिटी सीड बैंक्स का मतलब है कि लोकल सेंटर्स जहां फार्मर्स अपनी देसी सीड्स को कलेक्ट, स्टोर और शेयर कर सकते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल फार्मिंग बची रहे। 1994 में नवोदया मूवमेंट के बाद वंदना शिवा ने डून वैली में अपना नवोदया फार्म बनाया, जहां पर उन्होंने 630 अलग अलग तरह के वैरायटी के राइस के पेड़ उगाए हैं, 150 तरह के गेहूं उगाए हैं और बहुत सारी चीजें उगाई हैं। वंदना शिवा प्रमोट करती हैं बायोडाइवर्सिटी इंटेंसिव फार्मिंग, जिसका मतलब है एक ऐसी फार्मिंग जिसमें अलग अलग तरह के पेड़ पौधे एक ही खेत में लगाए जाते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम से कम या तो ना के बराबर इस्तेमाल किए जाते हैं। सॉइल को फर्टिलाइज बनाया जाता है, जहाँ पर बर्ड्स, बीज और इंसेक्ट नेचुरली आते हैं और पॉलिनेशन का काम करते हैं, जिससे इकोसिस्टम बैलेंस रहता है, मेंटेन रहता है और लोगों को सेहतमंद सब्जियां, तरकारियां और फल मिलते हैं। वंदना शिवा इस पेज के आखिरी लाइनों में कह रही हैं कि बायोडाइवर्सिटी से वंदना शिवा ने बहुत कुछ सीखा है। बायोडाइवर्सिटी वंदना शिवा की टीचर हैं, जिससे वंदना शिवा ने बहुत कुछ सीखा है, नॉलेज मिली है, उनको आज़ादी मिली है और वंदना शिवा समझती हैं कि हमें नेचर के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नेचर के साथ बढ़ानी चाहिए। इस पेज के शुरुआती लाइनों में वंदना शिवा नेचर के हक के बारे में कह रही हैं कि नेचर का हक कितना ज़रूरी है और दुनिया के बहुत बड़े बड़े मुल्कों ने नेचर के हक के बारे में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने लॉ बुक्स में, अपने कानून की किताबों में लिखा है। वो सबसे पहले बात कर रही हैं इक्वाडोर की। इक्वाडोर ने 2008 में ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स ऑफ नेचर के बारे में लिखा था। उनका पर्पस ये था कि वो नेचर को, नदियों को, इकोसिस्टम को और एनवायरनमेंट को हार्म करने से बचाना चाहते थे। और जिस दिन ये कॉन्फ्रेंस हुई थी उस दिन को हम अर्थ डे के नाम से जानते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कशन हुआ था। इक्वाडोर के बाद बोलिविया कंट्री ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नेचर के लिए कुछ राइट्स बनाए, जिसमें कई सारे टॉपिक्स डिस्कस हुए कि इंसान नेचर को डोमिनेट कर रहा है, इंसान नेचर को अपने हिसाब से बदल रहा है, मर्द औरतों पर हुकूमत कर रहे हैं, अमीर गरीबों पर हुकूमत कर रहे हैं। इस सिस्टम को बदलना चाहिए, बल्कि ये सिस्टम हुकूमत करने के बजाय पार्टनरशिप में बदल देना चाहिए। हम इंसानों को ये चाहिए कि हम ये समझें कि नेचर हमारा दोस्त है, हमें नेचर से दोस्ती करनी चाहिए और जितना हक हम इंसानों को हंसी खुशी से इस ज़मीन पर रहने का है, उतना ही हक नेचर को भी है। और हर एक मामले में, जैसे कि आदमी औरत पर हुकूमत नहीं कर सकता, आदमी को चाहिए कि औरत को इज्जत दे, उसकी रिस्पेक्ट करे और उसको अपनी ज़िंदगी में अपना पार्टनर समझे, दोनों को बराबर समझे। अमीर भी आगे बढ़कर गरीब को सपोर्ट करे, ना कि गरीब पर हुकूमत करे। इस पेज के सेकंड पैराग्राफ में वंदना शिवा हमें बता रही हैं कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जर्नल्स रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट में उन्होंने हार्मनी विथ नेचर के बारे में बताया है। हार्मनी विथ नेचर का मतलब ये है कि ये रिपोर्ट हमसे ये कह रही है कि हमको हमारा रिश्ता नेचर के साथ जोड़ लेना चाहिए। हमें अपने आप को नेचर के साथ दोबारा कनेक्ट करना चाहिए। हमारा ये जो ख्याल है कि नेचर और इंसान दोनों भी अलग अलग हैं, इस ख्याल को बदल देना चाहिए और
जब जब भी हम नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं, पेड़ काटते हैं, नदियों को गंदा करते हैं, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे नेचर बर्बाद होता है, तो हम ना सिर्फ नेचर को बर्बाद कर रहे हैं बल्कि खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं। इस पैराग्राफ में जो वर्ड हार्मनी है, इसका मतलब ये है कि नेचर के साथ बैलेंस बनाकर, कोऑपरेट बनाकर रहना। और डिसहार्मनी का मतलब है कि नेचर को ना समझकर नेचर को नुकसान पहुंचाना और नेचर के साथ कोई रिश्ता ना रखना। अगले पैराग्राफ में वंदना शिवा कह रही हैं कि ये जो हम सेपरेट हो गए हैं नेचर से, ये जो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है, एक ख्याल है कि नेचर और इंसान ये दोनों अलग अलग हैं, ये कॉन्सेप्ट ये दिखाता है कि हमने नेचर से डिसहार्मनी कर ली है, हमने नेचर से रिश्ता तोड़ लिया है, हम नेचर के अगेंस्ट जाकर वायलेंस कर रहे हैं और लोग अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लाइन में वंदना शिवा कॉर्मैक कलिनन, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कि नेचर के लिए काम करते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट बता रही है जो है अपार्थिड। अपार्थिड का मतलब है सेपरेट होना, सेपरेट करना। अगली लाइन में वंदना शिवा ये कह रही हैं कि ये सारी दुनिया काले गोरे रंग के सेपरेटिज्म से बाहर तो निकल गया, लेकिन ये जो नेचर और इंसान के बीच में जो अपार्थिड आ गया है, जिसको इको अपार्थिड वंदना शिवा कह रही हैं, इसको भी अब खत्म कर देना चाहिए। जिस तरह अब इंसानों में भेदभाव बंद हो चुका है काले और गोरे रंग को लेकर, जो कि साउथ अफ्रीका में होता था, जो कि अब कम्प्लीटली पूरी तरह बैन हो चुका है, बंद हो चुका है। इसी तरह हम सभी लोगों को, हम सभी इंसानों को ये चाहिए कि हम भी इस इको अपार्थिड से बाहर निकले और नेचर को अपना दोस्त बनाएं, नेचर की इम्पोर्टेंस समझें और नेचर के साथ अपने आप को दोबारा कनेक्ट करें। इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में वंदना शिवा कह रही हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है सेपरेशन का, जो हम समझते हैं कि नेचर अलग है और इंसान अलग है, इनके बीच में कोई रिश्ता नहीं है, ये कॉन्सेप्ट तब से शुरू हुआ जब हमने हमारी जीती जागती जमीन को, जीती जागती अर्थ को, जीती जागती धरती को एक मरा हुआ पत्थर समझ लिया। हम इंसानों ने ऐसा समझना इसलिए शुरू किया क्योंकि हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला रहे थे, फैक्ट्रीज बन रही थी, इंडस्ट्रीज बन रही थी हर जगह, और हम लोगों ने मोनोकल्चर को अपना लिया है। मोनोकल्चर का मतलब है एक तरह की फसल उगाना एक खेत में। अगर एक कोई बड़ा खेत है तो उसमें हम एक ही तरह की फसल उगाएंगे, उसमें हम कोई और दूसरी फसल नहीं मिलाएंगे। तो वंदना शिवा कह रही हैं कि ये जो डाइवर्सिटी है हमारे देश में, हमारी ज़मीन पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, लेकिन हम इंसानों ने मोनोकल्चर को अपना लिया है। वंदना शिवा कह रही हैं कि ये जो अलग अलग तरह के पेड़ हम लगाया करते थे कभी, आज हम सिर्फ एक ही तरह के पेड़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे नेचर की डाइवर्सिटी है वो मर चुकी है। हमारी जो हरी भरी ज़मीन थी उसे हमने एक रॉ मटेरियल में बदल दिया है, एक डेड मैटर में बदल दिया है, और हमने टेरा मैड्रे, मतलब हमारी हरी भरी ज़मीन को हमने हरा भरा रखा ही नहीं। हम हर जगह पेड़ काट रहे हैं और उस ज़मीन को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी जो ज़मीन टेरा मैड्रे है वो टेरा न्यूलियस बन चुकी है। इस पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में वंदना शिवा फादर ऑफ मॉडर्न साइंस फ्रांसिस बेकन के बारे में बता रही हैं। वो कह रही हैं कि फ्रांसिस बेकन ने बहुत दिनों पहले एक बात कही थी। फ्रांसिस बेकन ने ये कहा था कि ये जो टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये जो साइंस आगे बढ़ रहा है, इस टेक्नोलॉजी के पास, इस साइंस के पास और हमारे इन्वेंशंस के पास इतनी ताकत है कि ये ज़मीन को बर्बाद कर देंगे। हमें लगता है कि ये हमें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें नेचर को एक दिन बर्बाद करके रख देंगे। और इस साइंटिफिक इन्वेंशंस के पास इतनी ताकत है कि वो एक दिन ज़मीन को पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे और ज़मीन का जो फाउंडेशन है, हमारे अर्थ की जो बुनियाद है, उसको हिलाकर रख देंगे। इस पेज के सेकंड पैराग्राफ में वंदना शिवा ने फिलोसोफर और हिस्टोरियन कैरोलिन मर्चेंट के बारे में बताया है। वो ये कह रही हैं कि कैरोलिन मर्चेंट ने अपना एक पॉइंट रखा था। उन्होंने कहा था कि ये जो हमारा ख्याल बदल चुका है, हम अर्थ को एक जिंदा
अर्थ समझने के बदले हम ये समझ रहे हैं कि ये अर्थ मर चुकी है और एक डेड मैटर है, और हम इंसान किसी भी तरह इस अर्थ को कंट्रोल कर सकते। यहाँ पर कैरोलिन मर्चेंट ने एक वर्ड दिया था, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब है कि जब प्राइवेट कंपनीज अपने फायदे के लिए मदर अर्थ को किसी भी तरह काट छाट कर, पेड़ पौधों को तोड़ ताड़ कर अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हैं, इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। कैरोलिन मर्चेंट ये कह रही हैं कि हमने ये समझा है कि अर्थ पूरी तरह मर चुकी है, और हम इंसान अर्थ को किसी भी तरह से बदल सकते हैं, किसी भी तरह से डोमिनेट कर सकते हैं। इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने, इस बढ़ते हुए साइंस ने, इन्वेंशंस ने, ये जो नर्चरिंग मदर अर्थ है, ये जो बढ़ती हुई, फलती हुई, फूलती हुई मदर अर्थ है, इसको एक डेड मैटर, एक मरी हुई चीज बना दिया है। ये जो हमारा कल्चर था मदर अर्थ को रिस्पेक्ट करने का, वो बदल चुका है। अब कोई हद ही नहीं है, इंसान उतना मदर अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। सेकेंड पैराग्राफ के लास्ट 2 लाइनों में कैरोलिन मर्चेंट कह रही हैं, जब जब भी हम जमीन पर गड्ढे खोद रहे हैं पेट्रोल निकालने के लिए, गोल्ड निकालने के लिए, या फिर किसी भी तरह की गैस या ईंधन निकालने के लिए, हम हर बार मदर अर्थ की बॉडी के साथ खेल रहे हैं और उसका शेप बिगाड़ रहे हैं। वंदना शिवा इस पेज के थर्ड पैराग्राफ में कह रही हैं कि आज दुनिया में बहुत सारी मुश्किलें हैं, जैसे कि गरीबी, जैसे कि लोग भूख से मर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां। इस वक्त हमारा जो ये ख्याल है, जो हम समझते हैं कि हमारी ज़मीन एक मरा हुआ पत्थर है, हमें अपने इस ख्याल को बदलना होगा। हमें इको पैराडिगम को एक्सेप्ट करना होगा। इको पैराडिगम का यही है कि अपने ख्याल बदल कर ज़मीन को एक ज़िंदा चीज़ समझें, और ये समझें कि इस दुनिया में जितने भी कीड़े मकोड़े, ये हवा, ये पानी, ये नदियाँ, इन सब में एक जान है, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। इस पेज के फोर्थ पैराग्राफ में वंदना शिवा अपनी अर्थ यूनिवर्सिटी के बारे में बता रही हैं। वो इस अर्थ यूनिवर्सिटी में सिखाती हैं कि इस दुनिया में जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, ये हवा, ये पानी, ये ज़मीन, ये कीड़े मकोड़े, ये इंसान, ये जानवर, ये पेड़ पौधे, इन सबको अपनी अपनी आज़ादी की ज़िंदगी जीने का हक है, और हम इंसानों की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हम इंसान, हमारा काम है नेचर को प्रोटेक्ट करना। आगे वंदना शिवा कह रही हैं कि हमें एंथ्रोपोसेंट्रिज्म से इकोसेंट्रिज्म में बदलना पड़ेगा। एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का मतलब है कि हम इंसान ये समझ रहे हैं कि इंसान ही इस ज़मीन पर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत है, और बिना इंसान के इस ज़मीन पर कुछ हो ही नहीं सकता। वंदना शिवा कह रही हैं कि ये जो हमारा एंथ्रोपोसेंट्रिज्म ख्याल है कि इंसान को ही बहुत इम्पोर्टेंस दे देना, ये ख्याल हमें बदलना चाहिए और हमें इकोसेंट्रिज्म अपनाना चाहिए। इकोसेंट्रिज्म का मतलब है कि नेचर को, कुदरत को, पेड़ पौधों को अहमियत देना। ये समझना कि इस ज़मीन पर अगर इंसान नहीं रहेंगे तो भी ये ज़मीन आराम से ज़िंदा रह सकती है। इस ज़मीन को, इन पेड़ पौधों को, इन नदियों को, समंदरों को ज़िंदा रहने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंसान को ज़रूरत है नेचर की। वंदना शिवा की अर्थ यूनिवर्सिटी, जो कि नवोदया फार्म में लोकेटेड है, यहाँ पर वंदना शिवा बायोडाइवर्सिटी फार्मिंग सिखाती हैं। यहाँ पर सीखने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, फार्मर्स आते हैं, और कुछ लोग देश के बाहर से भी आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं। वंदना शिवा की यूनिवर्सिटी में 2 कोर्स बहुत फेमस है। फर्स्ट है द AZ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रो इकोलॉजी, और सेकंड है गांधी जी एंड ग्लोबलाइजेशन। इस फार्म में आए हुए स्टूडेंट्स को, फार्मर्स को, और बाहर से आए हुए लोगों को ना सिर्फ ये 2 कोर्स सीखने को मिलते हैं, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि किस तरह बीजों को संभाल कर रखा जा सकता है। ऐसी खेती जो बिल्कुल खत्म हो गई है, उसको दोबारा से पैदा किया जा सकता है, और बिना केमिकल, बिना फर्टिलाइजर्स यूज किए, नेचुरली, कुदरती तरीके से, सिर्फ हवा, पानी और सूरज की रोशनी से किस तरह फल, फूल, सब्जियां उगाकर इस दुनिया को हेल्दी बनाया जा सकता है। इस पेज का टाइटल है द पोइट्री ऑफ द फॉरेस्ट। इस पेज में वंदना शिवा ने रविंद्रनाथ टैगोर के ख्यालात को इजहार किया है नेचर के बारे में। इस पेज के फर्स्ट पैराग्राफ में वंदना शिवा कह रही हैं कि ये जो अर्थ यूनिवर्सिटी है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल से इंस्पायर्ड है। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक नेशनल पोएट हैं और नोबेल प्राइज ल्यूरिएट हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक शांति निकेतन स्कूल ओपन की थी वेस्ट बंगाल में। ये फॉरेस्ट स्कूल के नाम से बहुत फेमस थी। यहाँ पर
बच्चों को पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करने की पूरी आज़ादी थी। यहाँ पर दूसरे स्कूलों की तरह कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुआ करते थे। बच्चे नेचर के साथ मिलजुल कर पढ़ा करते थे। एक छोटी सी स्कूल जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने शुरू किया था, आज वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। 1921 में वो एक छोटी सी स्कूल एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी बनकर खड़ी हो गई। जिस तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने वक्त में एक लर्निंग सेंटर ओपन कर शांति निकेतन के जरिए हमें ये समझाया कि हमें नेचर की तरफ वापस मुड़ना चाहिए, इसी तरह अब हमें नेचर की तरफ दोबारा मुड़ना चाहिए। हमें नेचर से अपना रिश्ता दोबारा बनाना चाहिए। इस पेज के 4th पैराग्राफ में वंदना शिवा रविंद्रनाथ टैगोर का एक एस्से रेफर कर रही हैं, जिसका नाम है तपोवन, जिसका मतलब है फॉरेस्ट ऑफ प्यूरिटी। इस एस्से में रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि हमारे देश में जितनी भी आज तरक्की हुई है, जितना भी एडवांस हमारा देश हुआ है, जितनी भी टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, इस सब की वजह है नेचर, इस सब की वजह है फॉरेस्ट। अब आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। देखो, हम इंसानों ने उड़ते हुए परिंदे को देखा तो हमारे दिमाग में ख्याल आया कि हमें एरोप्लेन बनाना चाहिए। हम इंसानों ने समंदर में तैरती हुई मछली को देखी, तब हमें ख्याल आया कि हम सबमरीन भी बना सकते हैं। हम इंसानों ने एक छोटे से हुदूद परिंदे को देखकर ये सोचा कि हमें कुल्हाड़ी बनानी चाहिए लकड़ी तोड़ने के लिए। तो हमें ये सारे आइडियाज़ कहाँ से मिले? हमें ये सारे आइडियाज़ मिले हैं नेचर से, जंगल से, पेड़ों से, पौधों से। इंसान ने जितनी भी साइंटिफिक मशीनें बनाई हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी आज एडवांस हुई है, इन सब का ख्याल इंसानों को कहाँ से आया? इन सब का ख्याल इंसान को तब आया जब वो जंगल में शांति से बैठकर सोच रहा था। अगर वही इंसान सिटी की आवाज भरी जिंदगी जीता तो कभी उसे इन सब चीजों का ख्याल नहीं आता। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वो भी एक गांव से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपना आधे से ज्यादा बचपन पहाड़ों के साथ जंगलों में गुजारा है। अपना आधे से ज्यादा बचपन पहाड़ों के साथ जंगलों में गुजारा है। आज वो एक मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी टेक्नोलॉजीज आए हैं, जितने भी बदलाव आए हैं, जिसने दुनिया को पूरी तरह शॉक करके रखा है, ये बदलाव तभी आए हैं जब इंसान ने नेचर के साथ कम्युनिकेट किया, जब इंसान ने नेचर के साथ रिश्ता बनाया। हम हिंदुस्तानियों का कल्चर नेचर से बहुत जुड़ा हुआ है। नेचर हमें बहुत कुछ सिखाता है। जैसे कि जंगल में अलग अलग तरह के जानवर होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। हर एक मौसम बदलते रहता है। हर जगह पर अलग अलग तरह की खुशबुएं मिलती हैं। फिर भी जंगल अपने आप में बहुत अलग थलग होने के बावजूद भी मिलजुल कर रहता है। एक जानवर दूसरे जानवर को तकलीफ नहीं देता, एक पेड़ दूसरे पेड़ को तकलीफ नहीं देता, एक नदी दूसरी नदी की जगह पर नहीं बहती। हर कोई अपना काम करता है। हर एक पेड़ पौधा, हर एक जानवर, हर एक पत्थर, हर एक चीज जंगल में एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी मिलजुल कर है, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक प्लूरलिज्म। इसी तरह हमारे देश में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जाति को मानने वाले, अलग अलग मजहब को मानने वाले लोग हैं, फिर भी हम यूनाइटेड हैं। ये है हमारे हिंदुस्तान का प्रिंसिपल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। पेज के 5th पैराग्राफ में रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि अगर डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के पेड़ हैं, फिर भी वो अगर एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी होगी, ज़िंदगी अच्छे से चलेगी और डेमोक्रेसी होगी, सबको एक जैसा हक मिलेगा। लेकिन अगर यूनिटी है, डाइवर्सिटी नहीं है, सारे के सारे एक जैसे हैं, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। फॉरेस्ट अपने आप में यूनाइटेड है और हम इंसान फॉरेस्ट से जुड़े हुए हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इस पेज के 6th पैराग्राफ में कह रहे हैं कि फॉरेस्ट हमें ना सिर्फ नॉलेज देता है, ना सिर्फ फ्रीडम देता है, बल्कि हमें एक ब्यूटी देता है एंजॉय करने के लिए। फॉरेस्ट अपने आप में ही एक आर्ट है, एक कला है, एक ऐसी कला जिसमें कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल एस्थेटिक है, बिल्कुल नेचुरल है। फॉरेस्ट अपने आप में परफेक्ट है और फॉरेस्ट अपने आप में हार्मनी कैरी करता है। यहाँ के सारे जानवर, सारे पेड़ पौधे मिलजुल कर रहते हैं। फॉरेस्ट हमें यूनिटी सिखाता है और साथ ही कंपैशन सिखाता है कि किस तरह एक दूसरे के गम को समझना चाहिए और एक दूसरे का साथ देना चाहिए।
इस पेज के लास्ट पैराग्राफ में रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि फॉरेस्ट हमें इनफनेस सिखाता है। इसका मतलब है कि फॉरेस्ट हमें ये भी सिखाता है कि किस तरह नेचर को, फॉरेस्ट को एंजॉय करना चाहिए, उसे बिना बर्बाद किए और उस पर बिना कब्जा किए। एक्सप्लॉइटेशन करने का मतलब है बर्बाद करना, अक्यूमुलेशन का मतलब है कि कब्जा करना। इस पेज के लास्ट पैराग्राफ के लास्ट दो लाइनों में रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत ही पुरानी बुक से दो लाइनें इसमें लिखते हैं कि नो ऑल दैट मूव्स इन दिस मूविंग वर्ल्ड एज एनवलप्ड बाय गॉड एंड फाइंड enjoyment through renunciation not through greed of possession। इन दो लाइनों में रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिंदा चीज़ें हैं, वो भले हो इंसान हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जो कुछ भी है, ये सारी चीज़ें गॉड की प्रोटेक्शन में हैं। हम इंसानों को चाहिए कि हम सिर्फ इन चीज़ों को इंजॉय करें, ना कि इन पर कब्जा करें। इस लेसन के लास्ट पार्ट में रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि इस दुनिया में जितने भी जिंदा चीज़ें हैं, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो, हर कोई अपनी एक जिम्मेदारी से आया है और कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाता और कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का हिस्सा नहीं लेता। जितने भी जिंदा चीजें इस जमीन पर है, उन सबको चाहिए कि वो एक दूसरे की मदद करें और वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहें। अगले पैराग्राफ में रविंद्रनाथ टैगोर कंज्यूमरिज्म के बारे में कह रहे हैं। कंज्यूमरिज्म का मतलब है कि मार्केट में किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड होना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चमड़े की बैग बहुत अच्छी है, फैशन में बहुत कंफर्टेबल है यूज़ करने में, तो हम इंसान ये नहीं सोचते कि वो चमड़ा किसी जानवर को मार कर निकाल दिया जा रहा है, बल्कि हम सिर्फ अपने कंफर्ट के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज को बहुत सारे जानवरों को जान से मारना पड़ता है और ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाने पड़ते हैं। जब तक हम अपनी ये चाहत नहीं बदलेंगे और ये जो हमारी आदत है कब्जा कर लेने की, किसी भी चीज पर, किसी भी जगह पर, किसी भी जानवर पर, किसी भी पेड़ पर, किसी भी पौधे पर, जब तक हमारी ये आदत नहीं बदलेगी, तब तक हम इंसान अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस लेसन के लास्ट पैराग्राफ में रविंद्रनाथ टैगोर कह रहे हैं कि ये एक जंग है, लालच और एक दूसरे को समझने के बीच। ये एक जंग है हमारी एक दूसरे से लड़ने से लेकर एक दूसरे को कोऑपरेट करने तक। ये एक जंग है एक दूसरे पर जुल्म करने से लेकर एक दूसरे के साथ प्यार से रहने तक। पेज के लास्ट दो लाइनों में वंदना शिवा कह रही हैं कि ये सब रविंद्रनाथ टैगोर ने कई सालों पहले लिखा था, लेकिन आज भी सब कुछ सही साबित हो रहा है। अगर हमें जिंदगी कैसे जीना है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना सीखना है, तो हमें नेचर की तरफ मुड़ना होगा और नेचर ही हमें जिंदगी जीना सिखा सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी एक्सप्लेनेशन इस लेसन की। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या नहीं तो फिर ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।